हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम नए साल में हैं और सबसे पहले नए साल की आप लोग को बधाई। ठीक है, आई होप कि ये साल आपके लिए बेटर रहे पिछले साल की अपेक्षा। अब हम बात करने वाले हैं बिहार के बारे में। बिहार का इतिहास चल रहा था और बिहार के इतिहास में हम कुछ बात कर चुके थे और हम आपको बता दें कि हम मगध पढ़ रहे हैं और मगध वंश के बारे में आप पढ़े होंगे कि मगध वंश जो था वो 3 वंशों का मेल था। यानी सबसे पहले आते हैं यहाँ हर्यक वंश, इसके बाद आएंगे हमारे शिशुनाग वंश और ये आप लोग जानते होंगे, और इसके बाद आते हैं हमारे नंद वंश। तो ये ऑलरेडी मैं 2 कवर कर चुका हूँ, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो मगध से स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन अब बिहार पढ़िएगा तो मगध से पहले भी हमारी एक वंश थी जिसका नाम था बृहद्रथ वंश। और बृहद्रथ वंश में आपको पढ़ना था जरासंध के बारे में। जरासंध तो ऑलरेडी मैं बृहद्रथ वंश को खत्म कर चुका हूँ, हर्यक वंश मेरा हो गया है, शिशुनाग वंश हो गया है। आज हम लोग देखेंगे नंद वंश के बारे में और ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है क्योंकि आप नंद वंश के बारे में पढ़े होंगे इतिहास में। क्राउन का बुक उठा लो अगर आप तो देखोगे वहाँ पे काफ़ी कम लिमिटेड दिया हुआ है नंद वंश के बारे में, बट बिहार स्पेशल में ऐसा है नहीं। थोड़ा सा हम जाएंगे, थोड़ा लंबा चलेगा, तो ये वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट का होने वाला है, आप आराम से रहना। नंद वंश के बारे में बात करें तो ये जो वंश है वो शिशुनाग वंश को खत्म करके आया था। यानी अगर नंद वंश की स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी महापद्म नंद के द्वारा, महापद्म नंद के द्वारा। यानी नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक, ठीक है, जिसका नाम था नंदीवर्धन, नंदीवर्धन की हत्या कर दी थी और एक नए वंश की स्थापना की थी जिसका नाम था नंद वंश। महापद्म नंद अगर देखा जाए तो मगध में जो 3 वंश आप देख रहे हैं इसमें सबसे शक्तिशाली शासक हमारे आते हैं नंद वंश में, और वो थे महापद्म नंद। और इससे भी शक्तिशाली शासक हुए इनके पुत्र यानी धनानंद। तो महापद्म नंद का थोड़ा राज्य विस्तार अगर हम लोग देख ले तो नंद वंश का जो महापद्म नंद का राज्य विस्तार था ये हमारी थी सतलज नदी। आप भारत के उत्तर क्षेत्र में सतलज नदी के बारे में जानते होंगे। सतलज नदी निकलती कहाँ से, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं इस पे। तो सतलज नदी निकलती है हमारी तिब्बत के पठार से, ठीक है, और भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश से, सिपकिला दर्रा से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। यानी इसका राज्य विस्तार सतलज नदी। नीचे राजस्थान के पूर्व क्षेत्र में हमारा है मालवा का पठार, मालवा का पठार। दक्षिण में चले जाइएगा तो मिलेगा कृष्णा नदी, और उत्तर में तो हमारा मगध था ही। ये इसका राज्य का विस्तार निधि था। यानी कहा जाता है कि मगध का एकमात्र राजा नंद वंश का शासक हुआ जिनका राज्य विस्तार समुद्र तक था। यानी कृष्णा नदी महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के बगल में पड़ते हैं कोस्टल एरियाज। तो महापद्म नंद के बारे में फैक्ट क्या मिलता है कि ये उग्रसेन के नाम से जाने जाते थे, एक राट के नाम से जाने जाते थे, और इनको दूसरा परशुराम कहा गया है, ऐसा इन्हें पुराणों में कहा गया है। सबसे पहली बात तो ये, पुराणों में इनको ये सारी उपाधियां दी गई थी। पुराण आप लोग जानते ही होंगे, पुराणों की संख्या 4 है। सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण, ठीक है। पुराणों में इन्हें उग्रसेन कहा गया है, एकराट कहा गया है, और दूसरा परशुराम कहा गया है। इसके अलावा इन्हें यह भी कहा गया है सर्वछत्रांतक। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक मतलब होता है क्षत्रियों का, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। ये काफी उग्र प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ठीक है। और उग्रसेन का अर्थ होता है एक विशाल सेना रखने वाला। तो सर्वछत्रांतक कहा गया है इनको पुराणों में, यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। अगर हम देखा जाए कि महापद्म नंद ने अपने साम्राज्य में कई साम्राज्य को मिला लिया था। जब ये अपना राज्य विस्तार कर रहे थे तो राज्य विस्तार के समय इनके क्षेत्र में पड़ता था पंचाल, इनके क्षेत्र में पड़ता था कुरु, इनके क्षेत्र में पड़ता था मैथिल, और सबसे इंपॉर्टेंट है कलिंग।
इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र को जीते और मगध में मिला लिया था। अब यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम कलिंग के बारे में। कलिंग से यहाँ क्वेश्चन आता है कलिंग को लेकर कि जब महापद्म नंद ने कलिंग पे आक्रमण किया था तो एक मूर्ति थी, जैन मूर्ति थी, जैन मूर्ति थी जिनसूरी की, जिनसूरी की एक मूर्ति थी। इन्हें ये उठाकर मगध में लेकर आए थे। इसके अलावा एक फैक्ट और क्या मिलता है कि इन्होंने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था और इनकी जो राज्य व्यवस्था थी यानी साम्राज्य चलाने की व्यवस्था काफी सिंपल और समृद्ध थी। ये काफी धनवान थे। ये जो नंद वंश थे काफी ज्यादा धनवान थे। ये दूसरे शासक हैं जिन्होंने कलिंग को अपने अधिकार क्षेत्र में किया है। इसके पहले मैं आपको बताया था कि जब हम बृहदत्त वंश देख रहे थे तो यहाँ पे आया था एक शासक जरासंध। जरासंध ने सबसे पहले कलिंग को जीता था, फिर ये कलिंग को जीतेंगे, फिर अशोक आएंगे कलिंग को जीतेंगे। कलिंग एक ऐसा क्षेत्र था जो उपजाऊ दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। ये दो आप क्षेत्र पड़ता था, इसलिए सब चाहते थे कि कलिंग को अपने अधिकार क्षेत्र में रखें। तो महापद्म नंद से ये सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जैन मुनि जिनसूरी की मृत्यु उठाकर लेके आए थे मगध में, कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया गया था और इस क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, अब दो फैक्ट और रह गए महापद्म नंद से। पहला फैक्ट ये कि पुराणों के अनुसार पुराण ये कहता है कि महापद्म नंद जो हैं अपने शासन काल में मगध पर 28 वर्षों तक शासन किए थे और जबकि इनका जो उत्तराधिकारी था वो मात्र 12 वर्षों तक शासन किए। जबकि आप ऊपर देख रहे होंगे डेट कि नंद वंश मात्र 22 वर्षों तक चला है, यानी 344 से लेकर 322 बीसी तक। बट पुराण ऐसा मानता है। तो ये कौन मानता है भाई? तो ये मानते हैं बौद्ध। बौद्ध मत है। बौद्ध में एक क्षेत्र है सिहली जो श्रीलंका का क्षेत्र पड़ता है। तो बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध धर्म का यह मानना था कि नंद वंश मात्र 22 वर्षों तक चला था और यह सच भी है, क्योंकि आप जब थोड़ा सा आगे जाओगे तो पता चलेगा 321 ये जैसे ही एक साल पीछे होगा वैसे ही आ जाएंगे हमारे महान सिख मौर्य। मौर्य क्या करेंगे? इसके अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर देंगे। तो हमारा महापद्म नंद जो है इससे इनसे इतने फैक्ट बनते थे और सबसे इंपॉर्टेंट से फैक्ट है उग्रसेन का और ये हमारा सर्व छत्रांतक का। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। नंद वंश का संस्थापक थे हमारे महापद्म नंद, जिसने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये हमारा महापद्म नंद था। अब इसके साथ साथ हम देख लेते हैं थोड़े से धनानंद के बारे में। तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। थोड़े से फैक्ट हैं महापद्म नंद के बारे में, घनानंद के बारे में। इसके बाद ये मेरा नंद वंश भी खत्म हो जाएगा। महापद्म नंद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है धनानंद, और धनानंद को आप भूल ही नहीं सकते। रीजन है कि धनानंद से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। धनानंद का नाम ही धनानंद क्यों पड़ा? क्यों ये धन का लालची था। धन का लालची, इसके कारण इसका नाम ही पड़ा धनानंद। ये अपने धन को कहा जाता है कि पुराणों के अनुसार ये कहा गया है कि ये अपने साम्राज्य में 80 करोड़ की धनराशि गंगा नदी में दबा कर रखे थे कि समय पड़ने पर हम उसका सदुपयोग कर सके। धनानंद को अग्रमीज कहा जाता है। अग्रमीज कहा जाता है धनानंद को। ठीक है, अग्रमीज इसको कहा जाता है और इनको उग्रसेन कहा जाता है। ये दो फैक्ट आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि इनके एक सेनापति थे, धनानंद के एक सेनापति थे, सेनापति जिनका नाम था भद्रसाल। और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये थोड़े आउट ऑफ कंटेंट हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि धनानंद के सेनापति कौन थे। वैसे ये पूछना नहीं चाहिए। अब चलते हैं आगे कि धनानंद के सेनापति थे भद्रसाल। अब एक यूनानी लेखक है जिनका नाम है कर्टियस। यूनानी लेखक कर्टियस। कर्टियस का मानना यह है कि धनानंद की जो सेना थी काफी विशाल थी और कर्टियस धनानंद की सेना के बारे में जिक्र किए हैं। अब क्या जिक्र किए हैं तो देख लेते हैं। कर्टियस का मानना है कि धनानंद के पास 2 लाख
2 लाख पैदल सैनिक थे। अब थोड़ा इस पे गौर कीजिएगा। 20,000 अश्वरोही थे, 2,000 रथ था इनके पास और 3,000 हाथी था इनके पास। यानी धनानंद के पास एक विशाल सेना थी। और मैं पहले बता चुका हूं कि धनानंद मगध का सबसे शक्तिशाली शासक नंद वंश था। ये इतना शक्तिशाली था कि आपको याद होगा कि नंद वंश का जब पतन हो रहा था, और ये पतन के कारण यही व्यक्ति हैं। मैं यहां पे इनके पतन के कारण में लिखता हूं, और कारण बस एक लाइन लिखना है। ये कारण थे इनके पतन का। चाणक्य। चाणक्य वो व्यक्ति है जो धनानंद के दरबार में रहते थे, और चाणक्य नीति तो आप अच्छे से जानते हैं। अभी वर्तमान में चाणक्य बोला जाता है गृह मंत्री को। हमारे भारत के गृह मंत्री हैं, आप जानते ही हो, अमित शाह, उनको चाणक्य बोला जाता है। वैसा कुछ है नहीं, ठीक है, आप किसी को भी कुछ भी बोल दो, ठीक। तो चाणक्य के रूप में इनको माना जाता था कि जो हमारे ये व्यक्ति हैं चाणक्य, ये मुख्य कारण थे इनको पराजित करने के पीछे, धनानंद को पराजित करने के पीछे। धनानंद के साम्राज्य में ये थे। धनानंद को पता नहीं क्या हुआ, चाणक्य का बड़ा इंसल्ट किए थे वो अपने दरबार में, और चाणक्य ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक हम नंद वंश के साम्राज्य को ध्वस्त ना कर दे, अपनी चुटिया खुली रखेंगे। ये बातें याद रखना। अब चाणक्य करते क्या है कि इनके दरबार से उल्टे पैर चले जाते हैं, और एक व्यक्ति होते हैं, एक मूरा फैमिली होती है, मूरा परिवार, जो मोर पालन करते हैं। उनका काम होता है मोर को पालना। तो होता क्या है कि जाते हुए रास्ते में एक बच्चे मिलते हैं उसको, एक बच्चा का ग्रुप, और वो बच्चा करता क्या रहता है, जैसे हम लोग चोर सिपाही खेलते थे ना, वैसे ही वो बच्चा चोर सिपाही खेल रहा था। और उस बच्चे में एक व्यक्ति था जो बना था राजा, और वह व्यक्ति था मौर्य। जो आप चंद्रगुप्त मौर्य देख रहे हो, वही मौर्य वो बच्चा था, वो राजा बना था। अब ये चाणक्य जब जा रहे थे रास्ते से, इससे इतने प्रभावित हुए कि ये बच्चा बाल्य अवस्था में इतनी अच्छा कर सकता है, तो यौवन अवस्था में पता नहीं क्या कर दे। तो चाणक्य इनको गोद ले लेते, इनके माता पिता की आज्ञा से इनको पढ़ाते लिखाते हैं, और इनको उस योग्य बनाते हैं ताकि ये धनानंद को टक्कर दे सके। और ठीक 321 BC का टाइम आता है जब चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर देंगे। तो 321 में मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मगध समाप्त कर देंगे, और एक नया वंश मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। तो जब ये सिनेरियो चल रहा है आपस में, तो इसी जगह पे एक कहानी और स्टार्ट हो गया था। इसी में मैं मेंशन कर दे रहा हूं, यहां पे मैं छोटी सी जगह पे मेंशन कर दे रहा हूं। और वो सिनेरियो चल रहा था सिकंदर महान का। सिकंदर भारत में आया 326 में, और 323 BC में इनकी मृत्यु हो जाएगी। जब नंद वंश का शासन था तभी सिकंदर चला था आक्रमण करने के लिए, भारत पे आक्रमण करने के लिए। सिकंदर आएंगे और तक्षशिला में प्रवेश करेंगे, यानी खैबर दर्रा से होकर आते सिकंदर, यानी अफगानिस्तान का जो क्षेत्र होता है वहां से सिकंदर आएंगे, खैबर दर्रा में प्रवेश करेंगे, और सिकंदर के रास्ते में पड़ेगा तक्षशिला। तक्षशिला जो है वो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो तक्षशिला में जब ये प्रवेश करते हैं तो यहां पे एक शासक मिलता है इनको, जिनका नाम होता है अंभी। अंभी सिकंदर के बारे में सुन रखा था, इसलिए अंभी सिकंदर से लड़ना नहीं चाहता, और सिकंदर के सामने घुटने टेक देता है। और घुटने टेकने के साथ साथ सिकंदर को यहां आगाह भी कर दिया जाता है कि आप जिस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं उस क्षेत्र में एक वंश है जिसका नाम है नंद वंश, इसको आगाह कर देता है सिकंदर को यहीं पे। लेकिन सिकंदर मानता नहीं। सिकंदर तक्षशिला से आगे निकलता है, और आगे निकलने के बाद यह पहुंचता है झेलम नदी के पास। और अब सबको पता होगा राजा पोरस। झेलम नदी के किनारे सिकंदर और राजा पोरस के बीच में युद्ध होगा, जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में राजा पोरस सिकंदर के सामने घुटने नहीं टेकता, बल्कि पूर्ण सहमति से लड़ता है। और राजा पोरस जो होते हैं वो हार जाते हैं, लेकिन सिकंदर राजा पोरस से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि राजा पोरस को मित्र बना लेते हैं और उनका साम्राज्य उन्हें वापस कर देते हैं। और राजा पोरस भी समझाते हैं सिकंदर को कि हमसे तो टक्कर ले लिए, आगे आगे मत बढ़ना,
आगे मत बढ़ना, यानी नंद वंश के बारे में फिर से राजा पोरस आगाह करता है सिकंदर को। अब सिकंदर फिर भी नहीं मानते, लेकिन स्थिति ये उत्पन्न होती है कि सिकंदर की सेना काफी दिनों से लड़ रही थी। सिकंदर इतिहास का एकमात्र शासक है जिसने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं माना। एक सिकंदर और एक और शासक है, मुगल वंश का शासक है, इसका नाम है बाबर। ठीक, सिकंदर अपनी जीवन में कभी हार नहीं माना था। सिकंदर आगे बढ़ता गया, झेलम नदी को क्रॉस किया, राजा पोरस को हरा दिया, और एक नदी आती है ब्यास। झेलम के नीचे है ब्यास नदी। जब ब्यास नदी के पास आती है तो उसकी सेना इतनी डर चुकी थी, डरने के साथ साथ इतनी थक चुकी थी, और उनको घर का याद भी आ रहा था, रोग ग्रसित हो चुकी थी उसकी सेना, और वो नहीं चाहती थी कि हम ब्यास नदी को पार करें। सिकंदर की सेना को मजबूरन ब्यास नदी से लौटना पड़ जाता है, और सिकंदर की सेना यहाँ पे ऐलान कर देते हैं कि अब हम किसी युद्ध में शामिल नहीं होंगे। सिकंदर को मजबूरन ब्यास नदी को पार नहीं कर पाता है बेचारा। अब यहाँ पे सिकंदर एक स्टेटमेंट करता है, और सिकंदर एक ऐसा शासक है जो एक स्टेटमेंट देता है कि मैं इतिहास में कभी नहीं हारा, और मुझे हराने वाला ना तो पैदा लिया और ना तो होगा, बट हमारी सेना ने ही हमें हरा दिया। यानी कहने का मतलब ये कि सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी और सिकंदर की साथ छोड़ दी। सिकंदर की सेना में कुछ सेनापति थे, जैसे सिकंदर की सेनापति थे सेलुकस निकेटर। ठीक है, सेलुकस निकेटर थे जो स्थल सेनापति थे, जल सेनापति थे नियाकर्स। तो कुछ लोग जल के रास्ते लौट गए, सेलुकस निकेटर स्थल के मार्ग से लौट गया, लेकिन सेलुकस निकेटर हार नहीं माना था। सेलुकस निकेटर सोचा था कि हम जरूर जाएंगे भारत में, और सेलुकस निकेटर वेट कर रहा था कि नंद वंश का साम्राज्य खत्म हो जाए, और जब नंद वंश का साम्राज्य खत्म कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य, तो सेलुकस निकेटर यहां आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से भिड़ने के लिए। कितना बेवकूफ आदमी है वो, हल्के में ले लिया मौर्य को, और मौर्य के पास ब्रह्मास्त्र था, चाणक्य अभी तक थे ये साहब। अब जब सेलुकस निकेटर आता है और मौर्य से लड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है वो हार जाता है। हारने के कारण सेलुकस निकेटर जो अफगानिस्तान के क्षेत्र उसके अधीन में था, सिकंदर दे रखा था, काबुल, कंधार, मकरान, बलूचिस्तान, सब के सब दे देते हैं किसको? सब के सब दे देते हैं मौर्य को, और अपनी बेटी को भी शादी कर देते हैं मौर्य से। ये सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर को झेलना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी सेलुकस निकेटर रुकते नहीं है। एक उनके दूत होते हैं मेगास्थनीज, उनको भेजते हैं मौर्य के दरबार में, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये सारी बातें याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन पूछते भी हैं। तो यहां जब ये चाणक्य यानी धानानंद और मौर्य के बीच युद्ध चल रहा था, तो यहां एक खेला कर रहे थे सिकंदर। क्योंकि सिकंदर सेना का साथ नहीं देता है, इसलिए सिकंदर को लौटना पड़ता है, और लौटते समय सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में बेबीलोन में हो जाती है। तो सिकंदर फिलिप द्वितीय का पुत्र था, जो भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश करके 326 में आया था, और 323 में लौटते समय उसकी हत्या कर दी गई बेबीलोन में। यह सिकंदर से थोड़ा सा मैं यहाँ पे जिक्र कर लिया, क्योंकि सिकंदर बिहार स्पेशल में पढ़ना नहीं है। तो ये कहानी जो अभी चल रहा था, त्रिपक्षीय संघर्ष जैसा चल रहा था कि एक तरफ मौर्य और धनानंद लड़ रहे थे, उधर सिकंदर खुद लड़ रहा था कि भारत पे आक्रमण करे। और जब ये सब कहानी समाप्त हुई तो सिकंदर का एक सेनापति सेलुकस निकेटर मौर्य से आ गया लड़ने, और वो भी हार गया और अपनी विवाह कर दी, अपनी बेटी की विवाह कर दी इसके साथ। ठीक, तो अब मैं जो बचा हुआ मौर्य का थोड़ा है, अब मैं कल आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और मैं नेक्स्ट क्लास में मौर्य के ऊपर जिक्र करने वाला हूं। मौर्य वंश इतिहास के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बिहार स्पेशल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिहार स्पेशल में सबसे इंपॉर्टेंट आपका था मगध डायनेस्टी, और मगध डायनेस्टी से पहले भी आपको पढ़ना था हर्यक वंश। हर्यक वंश से क्वेश्चन आते हैं। तो मगध मेरा खत्म हो गया, जितना से जितना ज्यादा एमसीक्यू हो आप लगा ले, मगध से क्वेश्चन हर साल पूछता है। ठीक है, जब यही मगध था उसी समय हमारे जैन धर्म भी थे और बौद्ध धर्म भी थे। बिंबिसार के समय जैन धर्म भी था और बिंबिसार के समय बौद्ध भगवान भी थे। कहा जाता है कि जब बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था, उसके 8वें साल ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, और उसी समय प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मौर्य वंश के ऊपर जिक्र करने वाले हैं, मौर्य वंश पे बात करेंगे। अब जाते जाते एज यूजुअल आपके लिए 2 क्वेश्चन में छोड़ता जा रहा हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ, बिहार में भी दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, फरवरी से पहले आ जाएगी, क्योंकि फरवरी में बजट पेश होने वाला है, उससे पहले वैकेंसी आ जाएगी। आप तैयार रहें। बीपीएससी का एग्जाम 12 फरवरी को होने वाला है, तो आप अलर्ट रहें। इतिहास से बीपीएससी में 30+ क्वेश्चन पूछते हैं,
तो उसके लिए आप आगाह रहें। मैं जाते जाते नंद वंश से 2 क्वेश्चन करता जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन कि उग्रसेन के नाम से कौन प्रसिद्ध था और उसने किस वंश के किस शासक की हत्या करके गद्दी पर बैठा, और दूसरा धनानंद का उस मंत्री का नाम बताइए जिसे धनानंद ने क्या कर सकते हैं आप, इंसल्ट करके अपने साम्राज्य से बाहर निकाला था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, मौर्य वंश पे जिक्र करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ये बोलना जरूरी है। आई होप कि आप कर दोगे। ठीक है, मिलते हैं।